Hello everyone, I am Tushita, your biology educator, and welcome to channel Nursing Gurukul. I hope you all are doing great. And मॉडल पेपर की इस सीरीज में आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 8 जो कि इम्पॉर्टेंट है यूपी के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए। अगर आप इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नर्सिंग गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल नर्सिंग गुरुकुल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को करवाना शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ हमारे 2025 के कुछ टॉपर्स जिन्होंने नर्सिंग गुरुकुल से पढ़ाई करके अभी वो आज की डेट में गवर्नमेंट कॉलेज में एक एश्योर्ड सीट से बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोर्स जो है वो कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप भी प्ले स्टोर पे जाके नर्सिंग गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और आप भी जो है अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। और इसमें हम प्रोवाइड करते हैं टेस्ट सीरीज़, मॉडल पेपर्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है Who discovered the double helix structure of DNA? ठीक है, तो हमारे पास बेटा चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट इज रॉबर्ट हुक, सेकंड इज वॉटसन एंड क्रिक, थर्ड इज ग्रिगोर मेंडल एंड फोर्थ इज लुइस पास्चर। ठीक है बेटा, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। तो जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक ने बेटा ये आप लोगों को पता होगा कि इन्होंने जो है सेल की डिस्कवरी करी। ये जो है फेमस है सेल की डिस्कवरी करने के लिए। 1665 में इन्होंने जो है सेल की डिस्कवरी की है और इन्होंने जो है स्लाइस ऑफ जो कॉर्क था उसके अंदर जो है सेल की खोज की थी। तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर बेटा जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वॉटसन एंड क्रिक, इट विल बी द राइट आंसर। वॉटसन एंड क्रिक ने बेटा 1953 में इन्होंने क्या किया था बेटा, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और उन्होंने बेटा एक जो ट्विस्टेड लैडर यानी कि कोई अगर सीढ़ी है जो कि ट्विस्ट हो गई हो इस तरीके से, ऐसा स्ट्रक्चर जो है इन्होंने प्रपोज किया था जिसमें इन्होंने बताया था कि ये जो इनके साइड्स हैं ये जो है बने हुए हैं शुगर से, ठीक है, और फॉस्फेट से। और बेटा जो इनके रंस है यानी कि ये जो अंदर की ये जो हम जैसे कहते हैं ना सीढ़ी होती है, सीढ़ी को चढ़ने के लिए हमें जो एक चीज़ की ज़रूरत होती है, तो अंदर जो बेटा रंस थे उनको इन्होंने बोला नाइट्रोजनस बेस पेयर। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस पेयर। तो बेटा ये जो डिस्कवरी थी वो बेसिकली किस पे बेस थी, एक्सरे डिफ्रैक्शन पे बेस थी, जिसको जो डेटा था, जो डेटा कलेक्ट किया था वो कलेक्ट किया था रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। ठीक है, तो हमारा जो ये ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ बेटा ऑप्शन सी की ग्रिगोर मेंडल, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि ग्रिगोर मेंडल जो है वो है फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है कहलाते हैं। और इन्होंने बेटा काम किया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे और इन्होंने जो है मटर के प्लांट्स पे काम किया है ना, बी प्लांट्स पे। फिर बेटा मैं बात करूँ लुइस पास्चर की, तो ये जो है बेटा बहुत ही पायनीर है माइक्रोबायोलॉजी में और इन्होंने जो है बेटा वैक्सीनेशन पे काम किया है, बहुत ज़्यादा माइक्रोबियल फर्मेंटेशन पे काम किया है और पास्चराइजेशन पे। ठीक है, तो इस पे जो है इनका काम है। तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि मैं जो भी क्वेश्चन करवाती हूँ तो मैं साथ साथ जो और अदर ऑप्शंस हैं उनको भी मैं इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं अभी जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ पेपर में, अभी मॉडल पेपर में या फिर क्वेश्चन में ये आया हो, बट हो सकता है कि क्वेश्चन जो है जब आपका मेन एग्जाम में आए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो क्या पता किसी ऑप्शन से उठ के क्वेश्चन जो है वो चला है। इसलिए जो है मैं अदर ऑप्शन जो है उससे रिलेटेड जो आंसर या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताती चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज अप्रॉक्सीमेटली। तो बेटा हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है 120 डेज, ये करेक्ट होगा। जो रेड ब्लड सेल्स होता है बेटा, जिन्हें हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इनका जो बेटा लाइफ स्पैन हम कह सकते हैं एवरेज लाइफ स्पैन वो होता है 120 डेज का हमारी बॉडी में, क्योंकि ये जो है लैक करते हैं न्यूक्लियस को, ठीक है, और मोस्ट ऑर्गेनेलीज को ये लैक करते हैं, तो ये खुद को जो है बेटा रिपेयर नहीं कर पाते। ठीक है,
और जैसे ही एक जो आरबीसी है वो ओल्ड हो जाता है, तो वो डैमेज हो जाता है, तो वो प्राइमरली जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है, और वो किससे डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्प्लीन के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अगर आप लोगों ने बेटा पिछले मॉडल पेपर सॉल्व किए होंगे तो उसमें जो है बेटा क्वेश्चन है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जो है हम किसे बोलते हैं, तो बोलते हैं स्प्लीन को। तो हमारा जो क्वेश्चन था, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज अप्रॉक्सीमेटली, तो 120 डेज जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन जो है वो हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। फिर हम चलते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है फ्लोएम। तो बेटा जो फ्लोएम होता है ना, वो मेनली इंपॉर्टेंट होता है कि ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड हो गया, जो भी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे बनता है, तो वो लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक लेके जाता है। तो हमारा ये ऑप्शन, अगर हमसे पूछा जाता फूड के बारे में तो उसका आंसर होता फ्लोएम, बट हमसे पूछा गया है जाइलम के बारे में। तो बेटा जाइलम जो होता है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया वाटर एंड मिनरल्स के बारे में। तो जब भी वाटर एंड मिनरल्स की बात हो तो जाइलम इज द करेक्ट आंसर। जाइलम जो है वो क्या करता है बेटा, एक वैस्कुलर टिश्यू है जो क्या करता है, मेनली हमारे वाटर और डिजॉल्व जितने भी मटेरियल्स हैं उनको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, यानी कि रूट से ये क्या करता है, लीव्स तक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और इसके अंदर बेटा जाइलम में क्या क्या हमारे पार्ट्स होते हैं, एक होता है बेटा हमारा ट्रैकेट्स, ठीक है, उसके बाद होता है बेटा वेसल्स, ठीक है, फिर बेटा होता है हमारा जाइलम पैरेन्काइमा, और होता है हमारा जाइलम फाइबर्स। और जो ये जो हमारे फ्लो होता है, जो भी जाइलम जो है ट्रांसपोर्टेशन करती है, ये हमारा होता है यूनि डायरेक्शनल, यानी कि सिर्फ रूट से लेकर ऊपर लीव्स तक जाती है। और बेटा जो फ्लोएम जो भी ट्रांसपोर्टेशन करता है ना बेटा, वो होता है बाई डायरेक्शनल, ठीक है। कभी कभार हो सकता है पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाए कि बाई डायरेक्शनल मूवमेंट जो है वो इसमें देखने को मिलती है। फिर मैं बेटा अगर पैरेन्काइमा की बात करूँ, तो पैरेन्काइमा हम हमेशा पढ़ते हैं कि प्राइमरली इसका मेन काम क्या होता है, ये एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो कि स्टोरेज के लिए काम करता है और फोटोसिंथेसिस के लिए। ये कोई वाटर ट्रांसपोर्ट का इसका मेनली काम नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ बेटा स्क्लेरेन्काइमा की, तो स्क्लेरेन्काइमा मेनली क्या होता है बेटा, एक डेड सेल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, थिक वॉल्स होती हैं जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द प्लांट, ठीक है। अब बेटा अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि अगर अपनी आप प्रिपरेशन को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप बेटा नर्सिंग गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप अपनी जो तैयारी है उसे और बेहतरीन बना सकते हैं। और आप जो है बेटा एक एश्योर्ड गवर्नमेंट कॉलेज में एक एश्योर्ड गवर्नमेंट सीट जो है बीएससी नर्सिंग एंड या फिर आप पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो है अपनी पक्की कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तैयारी जो है और ज़्यादा बेहतरीन हो, तो आप जो है बिल्कुल अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं नर्सिंग गुरुकुल के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है या ये वीडियो जो है लाइक नहीं किए, तो जल्द से जल्द करिए, ताकि ऐसे ही रोज़ाना जो है डेली बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस जो है वो और अच्छी बन सके, और आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो रिविजन है, उसमें कोई भी कमी ना आ पाए। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। हमें बताना है कि जब एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है वो बाइट करती है तो कौन सा डिजीज जो है वो होता है। तो बेटा अगर मैं बात करूं डेंगू की, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये तो बेटा ट्रांसफ़र होता है, एक हमारा मॉस्किटो है एडीज एजिप्टाई, इससे होता है ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है मलेरिया, ये जो है ये करेक्ट हमारा ऑप्शन है। मलेरिया जो है बेटा वो कॉज होता है प्रोटोजोआ से, ठीक है। प्रोटोजोअन पैरासाइट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और फिर ये ट्रांसमिट कैसे होता है बेटा, जो भी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है ना, वो बाइट कर जाती है, जो एक वेक्टर की तरह काम करती है इस डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। फिर बेटा नेक्स्ट है हमारा टाइफाइड। टाइफाइड जो है बेटा वो होता है सैल्मोनेला टाइफी से, ठीक है। वो किससे होता है, सैल्मोनेला टाइफी से।
और ये जो है यूजुअली कोई भी अगर आप बेकार खाना खाते हैं, कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर, तो उससे होता है। अगर मैं बात करूँ कोलेरा की, तो ये बेटा एक एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन है जो कि इंजेक्शन ऑफ फूड या फिर कंटेमिनेटेड आपने कुछ भी खा लिया तो उससे होता है। और ये जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या है, विब्रियो कोलेरा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, विच सेल ऑर्गेनली इज नो आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। तो बेटा मैं अपनी वीडियो में हर एक क्वेश्चन जो है, कोई भी जो बहुत इजी क्वेश्चन होता है या मुझे लगता है कि आप लोग जो है ना बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं वो एक क्वेश्चन जो है ना होमवर्क में, मतलब मैं 2 क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क में, वैसे वो डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी या फिर कितनी लेट जो है एक आपका क्वेश्चन जो है आ रहा है। तो ये बेटा ये क्वेश्चन जो है ये तो इतना ईजी है कि मुझे पता है आप लोग आसानी से जो है इसे आंसर कर देंगे। तो ये बेटा आपका एक होमवर्क क्वेश्चन हो गया और आपको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर क्या है। और बेटा वीडियो में आप आगे बने रहिए क्योंकि एक और होमवर्क क्वेश्चन जो है आने वाला है, तो वो तभी आपको पता चल पाएगा जब आप पूरी वीडियो जो है ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5th है वो आपको सॉल्व करना है और बताना है, यूट्यूब पे आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है वो क्या कहता है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। तो हमारे पास बेटा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रेटिनॉल, थायामीन, एस्कॉर्बिक एसिड एंड कैल्सीफेरॉल। तो बेटा अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो रेटिनॉल होता है ना वो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है और ये जो है मेनली विजन के लिए या फिर इम्यून हेल्थ के लिए वाइटल होता है। अगर मैं बात करूँ थायमीन की, तो ये जो है बेटा विटामिन B1 के लिए जो है ये केमिकल नेम यूज़ होता है, जो हमारे बॉडी सेल्स के को हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी में चेंज करने में। फिर बेटा मैं बात करूँ एस्कॉर्बिक एसिड, तो दिस इज़ द राइट आंसर। जो हमारा विटामिन सी होता है उसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और ये जो है एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो बेटा किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ठीक है, या फिर रिपेयर है सारे बॉडी टिश्यूज़ के, ठीक है, और ये बहुत सारे बॉडी फंक्शंस में भी इन्वॉल्व होता है, जैसे कि कोलेजन का फॉर्मेशन हो गया या फिर आयरन की एब्जॉर्प्शन हो गई या फिर प्रॉपर फंक्शनिंग हो गई हमारे इम्यून सिस्टम की। और ये जो है इसीलिए, और उसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो इसका केमिकल फार्मूला जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। फिर मैं बेटा अगर कैल्सीफेरॉल की बात करूँ तो जो हमारा विटामिन डी होता है उसे हम बोलते हैं, उसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल और ये हमारी को हेल्प करता है हमारी बॉडी को कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि जो हमारे बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रीटेड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेटा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे आप लोगों को पता भी होना चाहिए, और अगर आपको पता है ऑलरेडी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मेरे आंसर करने से पहले। ठीक है, तो बेटा हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है लिवर। तो बेटा लिवर जो है वो प्रोड्यूस करता है बाइल, ठीक है, HCl वो सिक्रीट नहीं करता है, और जो बाइल है वो फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर मैं बात करूँ स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ये तो बेटा एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जो हम कह सकते हैं ना मोस्टली केमिकल डाइजेशन या फिर जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है। यहाँ पे बेटा कोई HCl प्रोडक्शन नहीं होती। फिर हमारा थर्ड ऑप्शन आता है पैंक्रियाज। तो बेटा पैंक्रियाज जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है, ठीक है, जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, और ये क्या करता है, बाइकार्बोनेट को सिक्रीट करता है, ठीक है, ताकि स्टमक का जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो सके स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट ये HCl को प्रोड्यूस नहीं करता है। फिर हमारा क्या बच गया, एक ऑप्शन जो है स्टमक, एंड दैट इज द राइट आंसर। जो बेटा स्टमक की लाइनिंग होती है उसमें क्या होता है, पैराइटल सेल्स होते हैं, ठीक है, जो पैराइटल सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं बेटा HCl को, और ये जो HCl है ये मेनली 2 काम को सर्व करता है। पहला जो होता है ये बैक्टीरिया किल करता है जो भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, और दूसरा क्या है, एक हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता है, जो कि एक एंजाइम होता है पेप्सिन, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए चाहिए होता है, ज़रूरी होता है, ताकि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन में ब्रेक डाउन हो सके। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट
कॉजेज विच डिजीज, कि अगर हमारी बॉडी में आयोडीन डेफिशिएंसी है तो कौन सा जो डिजीज़ है वो कॉज होता है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज स्कर्वी। तो मैं आपको बता दूं कि स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। रिकेट्स जो है वो हमारा होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, ठीक है। और बेटा जो गॉइटर होता है, गॉइटर विल बी द राइट आंसर, ठीक है। गॉइटर जो होता है, आयोडीन बेटा एक क्या होता है, एक मिनरल होता है जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है। जो थायराइड ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में, उसे आयोडीन की ज़रूरत होती है ताकि वो क्या कर सके, थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। और ये क्या कंट्रोल करती है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। तो अगर हमारी बॉडी में एनफ डाइट में, हमारी जो डाइट है उसमें एनफ आयोडीन नहीं है, तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड को ओवर टाइम वर्क करना पड़ेगा और वो क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। ताकि वो क्या है, वो एनलार्ज क्यों होगा, क्योंकि वो चाहेगा कि और से ज़्यादा जो है आयोडीन जो है वो कैप्चर हो पाए। बट हमारे जो डाइट है उसमें तो आयोडीन है ही नहीं। उसकी वजह से क्या होता है, एक हिंगा नाम का जो डिजीज़ होता है, गॉइटर जिसे हम कहते हैं, वो हो जाता है लोगों को। फिर नेक्स्ट है हमारा एनीमिया। एनीमिया बेटा क्या होता है, आयरन की डेफिशिएंसी अगर बॉडी में है तो उसकी वजह से जो है क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। अब अगर हमारी जो भी बॉडी है, बॉडी में अगर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं है या फिर हीमोग्लोबिन की कमी है, दोनों केसेस हैं, दोनों केसेस की वजह से क्या होता है, हमारे को एनीमिया जो है वो हो जाता है। बेटा नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्चुअल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कि एक्चुअल में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है यूट्रस। तो बेटा यूट्रस जो है वो तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जब यूट्रस में क्या होता है बेटा, जो फर्टिलाइज एग जो हो जाता है ऑलरेडी, तो उसके बाद ना वो इम्प्लांटेशन के लिए आता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन के लिए आता है ताकि वहाँ पे फीटस जो है वो ग्रो कर पाए। ये वो जगह नहीं है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है। फिर मैं बात करूँ फेलोपियन ट्यूब की, तो बेटा फेलोपियन ट्यूब इज द राइट आंसर। जो फेलोपियन ट्यूब होता है यहाँ पे क्या होती है, ज्वाइनिंग होती है एग एंड स्पर्म की, ठीक है। एग एंड स्पर्म की होती है और यही कहाँ पे होती है, फेलोपियन ट्यूब की, ट्यूब के अंदर होती है। जैसे ही ओवरी जो है वो एग रिलीज करती है ओव्यूलेशन के टाइम पे, तो एग जो है वो ट्रैवल कर जाता है फेलोपियन ट्यूब में जहाँ पे ये स्पर्म से मिलता है, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर मैं ओवरी की बात करूँ, तो बेटा ओवरी तो एग को प्रोड्यूस करती है ना, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसे हो सकता है ना। फिर हमारा लास्ट ऑप्शन है सर्विक्स। सर्विक्स जो होता है बेटा वो क्या होता है, हमारा लोअर पार्ट होता है यूट्रस का, ठीक है। यूट्रस का लोअर पार्ट होता है एंड यहाँ पे क्या होता है, वेजाइनल जो ओपनिंग होती है वो यहीं से होती है, सर्विक्स, ठीक है। और ये एक आप कह सकते हो पैसेज की तरह काम करता है स्पर्म के लिए, जहाँ से स्पर्म की जो है वो एंट्री हो जाती है। बट ये बेटा फर्टिलाइजेशन का साइट नहीं है, ठीक है। हमारा जो ऑप्शन सेकंड है दैट विल बी करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड प्राइमरीली प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। तो बेटा मैं अगर बात करूँ प्लाज्मा की, प्लाज्मा जो होता है ना लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, ठीक है। लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का जिसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। इसमें कोई बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाला, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने वाला ऐसा कुछ एलिमेंट जो है इसमें नहीं होता है। फिर मैं बात करूँ बेटा आरबीसी की, तो बेटा आरबीसी का प्राइमरी काम जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन करना है, प्रोटेक्शन करना नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन करना इसका काम है, और किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को करना फ्रॉम लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, है ना। लंग्स से ट्रांसफ़र करता है रेस्ट ऑफ द बॉडी में। फिर हमारे पास है ऑप्शन थर्ड प्लेटलेट्स। बेटा प्लेटलेट्स जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। कि अगर हमको चोट लग गई है तो चोट लगते ही क्या होता है, फिब्रिनोजन जो है वो क्या होता है, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर में जो है एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, वो ब्लड को क्लॉट कर देता है। फिर हमारा लास्ट ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। डब्ल्यूबीसी क्या करता है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं या फिर हम सोल्जर्स भी बोलते हैं इम्यून सिस्टम का। ये आइडेंटिफाई करता है, अटैच करता है और पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता है, जैसे कोई भी बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। तो कुछ डब्ल्यूबीसी होते हैं वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं डायरेक्टली उसे एनगल्फ कर लेते हैं और फॉरेन पार्टिकल को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो ऑप्शन फोर्थ है वो करेक्ट होगा। कई बार क्या होता है ना बेटा, कोई हमें क्वेश्चन दिया है तो हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं। तो जब चार ऑप्शन होते हैं ना तो उसमें से हमें तीन का फंक्शन पता होता है
और एक का नहीं पता होता है, तो हम लोग ना बेटा ऑड वन आउट मेथड से भी निकाल सकते हैं कि कभी ऑड वन आउट हमें कोई चीज़ लग रही है, उससे हमने आंसर निकाल दिया। या फिर सपोज हमें किसी 3 का फंक्शन पता है और एक का नहीं पता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब 3 का पता है हम श्योर शॉट है कि ये यही आंसर आएगा, भाई जो बच गया वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस इन द। तो बेटा इसका जो ऑप्शन थर्ड है एल्व्यूलाई, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज एल्व्यूलाई जो होते हैं ना बेटा एक टाइनी बलून लाइक हम कह सकते हैं एयर सैक्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं जब हम, अगर आप लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा होगा ह्यूमन का, ये लंग्स होता है, तो लंग्स के अंदर जैसे ये ब्रांचेस बने होते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट में जो एंड होता है रेस्पिरेटरी ट्री का, तो वो क्या होता है वहाँ पे आपको एक बलून लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं एल्व्यूलाई, और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो एल्व्यूलाई की वजह से ही एल्व्यूलाई में ही टेक्स प्लेस होता है। और इसमें क्या होता है बहुत सारे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है, और यहाँ पे क्या होता है जो ऑक्सीजन होता है फ्रॉम द एयर एंटर करता है ब्लड से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड जो है वो बॉडी को लीव कर देता है, जो भी मतलब यहाँ जो पोर्शन है उससे लीव हो जाता है। बेटा मैं ब्रोंकाई की बात करूँ, ब्रोंकाई जो होता है वो मेन ब्रांच, मेन हम कह सकते हैं पैसेज होता है, ठीक है ना, मेन पैसेज होता है जो लंग्स तक जाता है। ट्रैकिया की बेटा अगर मैं बात करूँ तो ये तो बेटा हमारा विंड पाइप होता है, ठीक है, जो लैरिंग्स को ब्रोंकाई तक कनेक्ट करता है। और बेटा अगर मैं लैरिंग्स की बात करूँ तो ये तो बेटा हमारा वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है ना, वॉइस बॉक्स होता है हमारा, जिसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं ताकि वो साउंड को प्रोटेक्ट कर पाए। फिर बेटा हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। तो बेटा ये तो किसी छोटे बच्चे को भी पता होगा कि जो वो प्लांट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट को ग्रीन कलर देता है, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वही लाइट एनर्जी को क्या करता है, जो भी लाइट एनर्जी होता है उसे कन्वर्ट कर देता है, और वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, फूड में, ग्लूकोज में, ठीक है। एल्स जो बेटा हमारे जितने भी है, कैरोटीन की मैं अगर बात करूँ तो बेटा ये क्या है, येलो, ऑरेंज येलो पिगमेंट होता है जो कहाँ पाया जाता है, कैरेट या फिर अदर वेजिटेबल में पाया जाता है। जेंथोफिल की बात करूँ बेटा तो ये भी एक येलो पिगमेंट है जो हमारे कैरेटेनॉइड ग्रुप में होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर मैं एंथोसाइनिन की बात करूँ तो ये जो है बेटा ये रेड, पर्पल या ब्लू कलर देता है फ्रूट्स या फिर फ्लावर्स, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स। तो बेटा इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा यूरिया, जो क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन बींग्स होते हैं यूरियोटेलिक, ठीक है, यूरियोटेलिक होते हैं ह्यूमन बींग्स। और बेटा जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, बाय द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन से प्रोड्यूस होता है। तो जो लिवर है वो हाईली टॉक्सिक अमोनिया को, ठीक है, जो हमारे हाईली टॉक्सिक अमोनिया है उसे कन्वर्ट कर देता है लेस टॉक्सिक यूरिया में, जब भी फिल्टर होता है किडनी से, और फिर यूरिन की फॉर्म में जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट होगा। अमोनिया की बात करूँ, ये जो है बेटा हाईली टॉक्सिक होते हैं और ये मेनली फिशेज़ में होते हैं, ठीक है, फिशेज़ जो होती हैं वो अमोनोटेलिक होती हैं। और अगर मैं बात करूँ यूरिक एसिड की, तो बेटा यूरिक एसिड जो है वो बर्ड्स का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, बर्ड्स का हो गया, रेप्टाइल्स का हो गया, इंसेक्ट का हो गया, ये सबसे बेटा लीस्ट टॉक्सिक होता है। अगर मैं अमीनो एसिड की बात करूँ तो अमीनो एसिड का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि अमीनो एसिड तो बेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के, और जनरली बॉडी से रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं, ना कि ये वेस्ट की तरह बाहर निकाले जाते हैं। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच हॉर्मोन्स रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो बेटा हमारा जो ऑप्शन डी है इंसुलिन, ये करेक्ट होगा। इंसुलिन जो होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, वो प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाज। अच्छा मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ बीच बीच में कि कुछ कुछ जो हमारी कह सकते हैं चैप्टर जो हैं उनका वेटेज जो है बेटा ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ कुछ चैप्टर के कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। हॉर्मोन्स बेटा उनमें से एक चैप्टर है कि जिसमें से आपके क्वेश्चन जो है वो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा हमने जो है बेटा अपने चैनल पे स्ट्रैटेजी वीडियो भी अपलोड की हुई है कि आप कौन से जो चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा है वो आप पहले पढ़ें, और कौन से जो चैप्टर है वो बाद में पढ़ें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के लिए जो है वो अवेलेबल है,
ठीक है। उसके बाद बेटा मैं बात करूँ, पैंक्रियाज जो है वो प्रोड्यूस करती है। इसका प्राइमरी काम क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल को लोअर डाउन करना। ठीक है, लोअर डाउन करना। और ये कैसे करती है? सिग्नलिंग करती है, ताकि जो शुगर है ब्लड स्ट्रीम में एनर्जी, जो एनर्जी या फिर स्टोरेज के लिए क्या है, मौजूद रहे। ठीक है, और फिर क्या है, वहाँ पे जो लोअरिंग होती है ब्लड ग्लूकोज लेवल की, उसको कम करने में, ये सिग्नल देने में हेल्प करती है। फिर मैं बात करूँ एड्रेनलिन की, तो बेटा ये जो है, ये फ्लाइट और फाइट की जो भी सिचुएशन रहती है, कि एकदम से कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो ये क्या करती है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देती है, ब्लड शुगर लेवल को, कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन है उस टाइम पे। थायरॉक्सिन की बात करूँ तो बेटा मैंने अभी आपको बताया था, थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है बेटा, जो थायराइड ग्लैंड है वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ग्लूकागन, ग्लूकागन भी बेटा पेंक्रियाज ही प्रोड्यूस करता है, बट ये जो है ब्लड शुगर लेवल को रेज करता है, जब ब्लड शुगर लेवल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो यानी कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है वो ऑपोजिट है अपने आपस में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज, कि जो इमेज बनती है। अब पहली बात, कभी कभार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हमारे जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई पे इमेज कहाँ फॉर्म होती है, तो रेटिना पे फॉर्म होती है। कभी कभार तो कुछ क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन छुपा है, तो आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है, कि उससे भी कई बार जो है क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसका जो बेटा राइट आंसर आएगा ना, वो आएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ये जो बेटा आई लेंस होती है ना, वो होती है हमारी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस क्या करती है, वो फोकस करती है लाइट को, रेटिना, लाइट जो भी हमारा आ रहा है रेटिना पे फोकस करती है। अब क्योंकि लाइट रेज जो है वो कैसे कन्वर्ज होती हैं, तो जो हमारी इमेज फॉर्म होती है वो कैसी फॉर्म होती है, अपसाइड डाउन फॉर्म होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड, और फॉर्म होती है रियल। और हमारा ब्रेन जो है वो उसे प्रोसेस करता है सिग्नल को, ताकि वो इमेज को फ्लिप कर सके और हम जो है राइट साइड अप से देख सके। बेटा बाकी जो तीनों कॉम्बिनेशन है ना, ये क्या है, सही कॉम्बिनेशन नहीं है। ये एक हेल्दी जो हम आई जो है फोकस करती है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, वो इसमें ये जो कंपोनेंट है, ये जो वर्चुअल इरेक्ट, रियल इरेक्ट या वर्चुअल इन्वर्टेड, ये ढंग से उसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की टोटल नंबर ऑफ रिब्स जो है ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं, तो राइट आंसर आएगा 12, बाकी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि ह्यूमन रिब्स में क्या होते हैं बेटा, रिब केज में ना 24 रिब्स होते हैं। ठीक है, 20, अब इसने बेटा पेयर बोले हैं, जोड़े बोले हैं, ये नहीं बोला। अगर आपसे पेयर नहीं पूछता, डायरेक्ट पूछता कि रिब्स कितने हैं, तो आप बताते 24 रिब्स हैं, बट आपसे पूछा है कि पेयर्स, पेयर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अगर 24 रिब्स है इट मीन्स 12 पेयर हो गए, राइट। अब इसको ना ये 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। जो पहले हमारे 7 रिब्स होते हैं, फर्स्ट 7 पेयर, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रू रिब्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे 3 रिब्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिब्स। और बेटा उसके अलावा जो लास्ट हमारे 2 रिब्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। बेटा आप अपने जो रिब केज है उसको आप टच करके देखोगे, तो आप देखोगे जब आप नीचे की तरफ हाथ लगाते हो ना रिब्स में, तो आप देखोगे कि जो 2 रिब्स होते हैं ना वो हवा में होते हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं होता, तो वो क्या है, फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। और इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है, हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद बेटा चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे इकोसिस्टम पे वो क्या है। ये तो बहुत इजी है, सन जो होता है दैट इज द अल्टीमेट एनर्जी सोर्स। क्योंकि मैं अगर प्लांट की बात करूँ, भैया प्लांट जो होता है वो प्रोड्यूसर होते हैं, वो कोई एनर्जी थोड़ी क्रिएट करते हैं, उनको तो खुद एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिससे वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सके। तो हमारा ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत है। अब भैया और वाटर कैसे कर देगा सोर्स ऑफ एनर्जी, वाटर कैसे हो जाएगा, तो ये बेटा हमारे ऑप्शंस में वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। और एटीपी की मैं अगर बात करूँ, तो ये होती है, मैंने माना कि एनर्जी जो है प्रोवाइड करती है, सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। एनर्जी, हम इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, बट बेटा ये सेल के अंदर काम करती है, ये बाहर काम नहीं करती है। इकोसिस्टम के लिए ये जो है अल्टीमेट सोर्स नहीं है। तो बेटा जो सन होता है, नियरली हम कह सकते हैं अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी लाइफ है, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट होती है बेटा, सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट होती है। और जो प्रोड्यूसर्स होता है, प्लांट जो है वो कैप्चर करता है सनलाइट को, ताकि वो केमिकल एनर्जी यानी कि फूड को बना सके।
और जो हमारा रेस्ट ऑफ फूड है उसमें जो है वो चीज़ें चल सके। तो हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 में, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो बेटा इसका आंसर जो है कार्ल्स लिनियस आएगा। कार्ल्स लिनियस जो है उन्हें हम मॉडर्न सिस्टम का जो नेमिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग देते हैं उनके लिए हम मानते हैं, और हम जो है जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वो इन्होंने बताई थी। जैसे कि होमो सैपियंस, ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर हम नेम देते हैं तो वो जीनस और स्पीशीज़ दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। जो पहला होता है वो जीनस होता है जिसको हम लोग, जिसकी स्टार्टिंग जो है हम कैपिटल लेटर से करते हैं, और जो स्पीशीज़ होते हैं उसकी स्टार्टिंग हम लोग स्मॉल लेटर से करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, उन्होंने एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी बनाया था नेचर को क्लासीफाई करने के लिए, जो क्या होता है हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो हम आज भी बेसिस रखते हैं ना, तो वो उसी बेसिस पे रखते हैं। अब अगर मैं बात करूँ बेटा चार्ल्स डार्विन की, तो इन्होंने तो बेटा ये क्या है, इन्होंने जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है ना, इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन की, उसके बारे में बात की, नेचुरल सिलेक्शन की। अगर मैं बात करूँ एरिस्टोटल की, तो एरिस्टोटल तो बेटा फादर ऑफ बायोलॉजी ही है, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल जी। और उनकी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो सिंपलर थी, और उसको रिप्लेस कर दिया था लिनियस के सिस्टम ने। और मैं अगर बेटा आर विरटैकर की बात करूँ तो इन्होंने तो बेटा 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, ठीक है, और ये काफ़ी बाद में दिया था, ठीक है। फिर अगर मैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर देयर इन नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म। तो मैं अगर बात करूँ बेटा तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, देखो बेटा एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में होते हैं 46 क्रोमोसोम, ठीक है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, 46 में से हमारे 2 हो गए सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्या होता है, तो यानी कि आप समझ गए 44 तो अलग हो गए, 2 बचे हमारे पास। अब 2 में से भी बेटा क्या होते हैं, जो गैमीट्स होते हैं, अब इन्होंने क्या पूछा ह्यूमन स्पर्म, तो गैमीट्स हो गए, गैमीट्स में या तो हमारे एग होते हैं या फिर स्पर्म होते हैं। तो बेटा वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि उनके पास सिर्फ क्या होता है, सिर्फ जो 23rd वाला क्रोमोसोम होता है ना वो होता है इनका। तो यानी कि एक जो क्रोमोसोम रहेगा वो या तो एग होगा या तो स्पर्म होगा। तो हमारे पास 2 बच गए, तो 2 में से या तो एक्स क्रोमोसोम होगा या तो वाई क्रोमोसोम होगा। तो बेटा इसीलिए जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि अगर इस क्वेश्चन में अगर ये भी पूछा होता कि ह्यूमन एग में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो उसका आंसर भी हमारा 1 आता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ह्यूमन हार्ट इज एंक्लोज्ड इन अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड, बेटा इसका राइट आंसर होगा पेरिकार्डियम। जो बेटा पेरिकार्डियम होता है ना, वो क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव फ्लूइड लाइक सैक होता है, जो कि जैसे अगर हमारा हार्ट है तो उसको ये सराउंड करता है, ठीक है। अब ये जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है कि जब हार्ट बीट, दिल धड़क रहा होता है, तो ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ताकि क्या होता है, फ्रॉम ओवर इन्फेक्शन या फिर ओवर एक्सपेंशन, ये मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से एक्सपैंड जो है ये ना हो पाए। बेटा प्लूरा की मैं अगर बात करूँ तो प्लूरा जो होता है ना वो लंग्स का प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है। मेनिंजेस की बात करूँ तो बेटा ये ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने वाली कवरिंग होती है, ठीक है। और बेटा अगर मैं पेरिटोनियम की बात करूँ तो ये तो बेटा एब्डोमिनल कैविटी की आपकी लाइनिंग है, ठीक है। तो अब हो सकता है आज जो है पेरिकार्डियम आया हो, कभी प्लूरा आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द एडिबल पार्ट ऑफ एन एप्पल इज, तो इसका आंसर आएगा फ्लैशी थैलेमस। क्योंकि बेटा जो मीज़ोकार्प होता है वो क्या होता है, जैसे ट्रू फ्रूट्स जो होते हैं जैसे कि मैंगो, तो उसमें जो होता है ट्रू कार्प, जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर जो मीज़ोकार्प होता है वो एडिबल होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर मैं सीड की बात करूँ, तो जो सीड होता है वो लोकेटेड होता है इनसाइड द कोर, और जिसको हम लोग प्राइमरली, ये एडिबल पार्ट नहीं होता है सीड, ठीक है, एडिबल जनरली नहीं होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है फ्लैशी थैलेमस वो करेक्ट होगा, क्योंकि बॉटनी के अंदर जो एप्पल है ना, एप्पल को हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, ठीक है। अब फॉल्स फ्रूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, फ्लैशी जो एडिबल पार्ट है ना वो थैलेमस से डेवलप होता है, ठीक है। अब जो थैलेमस से वो डेवलप होता है बेस ऑफ द फ्लावर रादर देन ओवरी, कि हमने अभी हम इन जनरल हमें पता है कि जो फ्रूट वाला पोर्शन होता है वो किससे डेवलप होता है, वो डेवलप होता है ओवरी से। बट अगर वो फ्रूट जो है वो थैलेमस से डेवलप हो रहा होता है तो हम उसको क्या होता है,
फॉल्स फ्रूट बोल देते हैं, या फिर अदर देन ओवरी से अगर कोई भी किसी और पार्ट से डेवलप होता है तो उसे हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तो जो एप्पल का एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्लैशी थैलेमस, ठीक है, क्योंकि वो उससे डेवलप हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने आपको बताया था कि मैं जैसे कि 2 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क देती हूँ। एक जो क्वेश्चन है ये, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल डिविजन। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, और मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने अगर पहले मॉडल मॉडल पेपर्स जो है वो सॉल्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन तो आपको देखने की ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन इतना ईजी है। तो अगर आप लोगों ने अभी भी जो है पहले के मॉडल पेपर जो मैंने सॉल्व कराए वो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ बेटा आप लोग जल्द से जल्द देख लें, क्योंकि वो क्या है फिर आपके लिए ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो हमारा बेटा रिकॉर्ड रहा है कि हम जो भी मॉडल पेपर सॉल्व कराते हैं, जो भी हम क्वेश्चंस कराते हैं, तो उसमें से मोस्टली मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड आते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइटली मत लो, एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन, जो चीज़ें समझाई जा रही हैं उसे आप लोग बाय हार्ट करो। अगर आप सच में जो है एक कह सकते हैं गवर्नमेंट सीट जो है क्रैक करना चाहते हैं, एक एग्ज़ाम जो है अपने अच्छे नंबर से क्रैक करके जो है उस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। फिर बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो बेटा अगर मैं बात करूँ फिश की, ठीक है, तो बेटा फिश के तो होते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, एक एट्रियम होता है और एक होता है वेंट्रिकल। अगर मैं बात करूँ बेटा फ्रॉग की, तो फ्रॉग विल बी द राइट आंसर। या फिर हम कह सकते हैं कि मोस्टली जितने भी हमारे एम्फीबियंस होते हैं या फिर जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं, उनमें क्या होता है बेटा 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। 2 एट्रिया होते हैं, ठीक है, 2 एट्रिया होते हैं, 1 वेंट्रिकल होते हैं, और सिंगल वेंट्रिकल में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो स्लाइटली मिक्स सा हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बर्ड और ह्यूमन की बात करूँ तो बेटा ये तो हमारे होते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कम्प्लीटली सेपरेटेड रहता है, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है पेंसिलिन वो डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और इन्होंने ये किया था 1928 में। 1928 में उन्होंने पेंसिलिन डिस्कवर किया था पेंसिलिन नोटेटम से, पेंसिलियम नोटेटम से उन्होंने डिस्कवर किया था। और ये जो उनका था फर्स्ट मिरेकल ड्रग था जो कि बैक्टीरिया को किल कर पा रहा था विदाउट हार्मिंग ह्यूमन सेल्स। अगर मैं बेटा बात करूँ एडवर्ड जेनर की, तो बेटा एडवर्ड जेनर ने जो है डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को, ठीक है। इन्हें हम लोग फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं। लुइस पास्चर की बात करूँ तो बेटा इन्होंने जो है, मैं अभी आपको बता के हटी हूँ कि पास्चराइजेशन जो है उसके बारे में जो है इन्होंने डिस्कवरी की थी, और डिस्कवरी किया था वैक्सीन को फॉर रेबीज एंड एंथ्रेक्स। अगर मैं बात करूँ बेटा रॉबर्ट कॉच की, तो रॉबर्ट कॉच ने जो है जो टीबी या फिर कोलेरा से जो भी हमारे को डिजीज़ हो रही थी उस बैक्टीरिया को जो है इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कि एंजाइम्स आर फंडामेंटली मेड अप ऑफ। तो बेटा इसका तो आंसर होता है प्रोटीन, क्योंकि जो जितने भी एंजाइम्स हैं ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स जो है वो हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, और वो जो है एक तरीके से बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट से क्या मतलब है कि वो जो है केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। अब बेटा एक ना पेपर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि जो एंजाइम है वो कैसे एक्ट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, एक्टिवेशन एनर्जी को ज़्यादा करके, किसी सबस्ट्रेट को डिस्ट्रॉय करके। तो बेटा अब क्या है कि यहाँ पे मैं अगर कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, कोई भी चीज़ें बता रही हूँ, तो क्वेश्चन जो है उसमें से भी आता है, इसलिए मैं वो चीज़ों को इतना डीपली या फिर जो जो रेलेवेंसी है उसके साथ जो है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, एक स्पेसिफिक इनका 3D शेप होता है जो कि इनको अलाउ करता है बाइंड करने के लिए, ठीक है। एल्स बेटा हमारे जितने भी ऑप्शन हैं वो हमारे क्या है बेटा, एसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स हैं, और ये जो है मतलब कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है बेटा, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस। तो बेटा बॉडी में जो बैलेंस है उसको मेनली मेंटेन करता है सेमी सर्कुलर कनाल्स। जो सेमी सर्कुलर कनाल्स होता है, अब बेटा जो कॉक्लिया होता है ना वो मेनली होता है हियरिंग के लिए, और जो सेमी सर्कुलर कनाल होता है ये इनर ईयर का पार्ट होता है, ठीक है, और इसमें फ्लूइड होते हैं और टाइनी हेयर होते हैं
जो अगर कोई भी मैं ऐसे सर घुमा रही हूँ, मान लो रोटेशन कर रही हूँ, मूवमेंट कर रही हूँ, तो उसको डिटेक्ट कौन करता है? सेमी सर्कुलर कनाल्स। और फिर क्या करते हैं, ये ब्रेन को फंक्शन कर इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि भैया ये ऐसे इसका सर घूम रहा है, ये घुमा रही है सर, तो इसको भैया बैलेंस करो, ऐसा ना हो कि इसको चक्कर आ जाए। ठीक है, तो वो कौन सा पार्ट करता है बेटा? सेमी सर्कुलर कनाल्स। ठीक है, उसके अलावा बेटा ईयर ड्रम जो होते हैं वो क्या होते हैं? कोई भी वाइब्रेशन हो रही है या फिर साउंड वेव होता है, उसको रिस्पॉन्स करने के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद है हमारा बेटा यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब जो होता है वो क्या होता है? इक्वलाइज करता है हमारे जितने भी एयर प्रेशर होता है। एयर प्रेशर कहाँ पे? जो भी मिडल ईयर और एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर होता है उसको ये हमारा इक्वलाइज करता है। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 27। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ मेच्योर एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। तो इसने बोला है रिलीज करना। ठीक है, यहाँ पे अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है। बेटा फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब दोनों जो गैमीट्स हैं वो मीट करते हैं। ठीक है, इसने बोला है कि जो एग है, ओवरी है, ओवरी से जब एग रिलीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जो होता है वो क्या होता है? मैच्योर एग जो होते हैं, ओवम जिसे हम बोलते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ओवरी के अंदर, उसमें से बेटा रिलीज होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, यूजुअली जो है ये 14th डे पे होते हैं। ठीक है, 28 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो उसके 14th डे पे जो है ये रिलीज होते हैं। और ये कैसे ट्रिगर होते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो इसे ट्रिगर करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि बाकी ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है, मैंने आपको बता दिया। फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? मेंस्ट्रुएशन मैंने आपको बता दिया कि ये तो क्या होता है कि अगर यूटेराइन लाइनिंग की शेडिंग हो रही हो तो उसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, शेडिंग अगर होती है तो। और बेटा अगर इम्प्लांटेशन की बात करूँ तो इम्प्लांटेशन तो वो होता है जो मैं आपको अभी ऊपर एक बार बता भी चुकी हूँ कि इम्प्लांटेशन तो ये होता है बेटा कि अगर ये जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में होता है, वहाँ पे जब क्या होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है आपस में फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं। तो जब जाइगोट बना लेते हैं उसके बाद क्या होता है, जो इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है, तो कि जो फर्टिलाइज्ड एग है जो जब वो यूट्रस के वॉल से अटैच होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 28। द एलाइजा टेस्ट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ। तो बेटा एलाइजा टेस्ट जो होता है वो हम करते हैं एड्स के लिए। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे ये जो है एलाइजा का फुल फॉर्म है। और ये जो है लेबोरेटरी टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो भी एंटीबॉडी या फिर एंटीजन होता है ब्लड में उसे डिटेक्ट करते हैं। तो हम इसे बहुत सारे डिजीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, बट मेनली हम लोग इसे HIV या फिर एड्स को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। बेटा TB के लिए होता है आपका विडाल टेस्ट। ठीक है, टाइफाइड के लिए बेटा, नहीं सॉरी, टाइफाइड के लिए होता है बेटा हमारा विडाल टेस्ट। और TB के लिए बेटा हमारा होता है मेंटॉक्स टेस्ट। ठीक है, मेंटॉक्स टेस्ट होता है जिसको हम लोग स्किन टेस्ट भी बोलते हैं, या फिर हमारा स्पोर्टम कल्चर भी होता है। ठीक है, ये होता है हमारा TB के लिए। और उसके अलावा बेटा मलेरिया के लिए क्या होता है, मलेरिया के लिए होता है RDT, जिसको हम लोग बोलते हैं रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, फिर बेटा है हमारा 29th क्वेश्चन कि जो एक फेमस बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वो किसने लिखी थी? तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड है चार्ल्स डार्विन, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। 1859 में बेटा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो थी वो कंसीडर की गई थी द फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। और इस बुक में चार्ल्स डार्विन ने इंट्रोड्यूस किया था साइंटिफिक थ्योरी को कि जो पॉपुलेशन होती है वो इवॉल्व होती है ओवर जनरेशन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, उसके अलावा बेटा यूगो डिराइज की बात की गई है। यूगो डिराइज ने तो बेटा क्या दिया था, म्यूटेशन थ्योरी दी थी इवोल्यूशन की। और अगर मैं बात करूँ बेटा जीन बैप्टिस्ट लेमार्क की, तो बेटा लेमार्क ने तो है ये थ्योरी दी थी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि बाद में डिसअप्रूव्ड कर दी गई थी। उसके अलावा एक और है हमारे साइंटिस्ट अल्फ्रेड वेलेस, इन्होंने इंडिपेंडेंटली कंसीव किया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन एट द सेम टाइम एज डार्विन, बट वो किसी स्पेसिफिक बुक के ऑथर नहीं थे, तो फिर इसलिए इतना ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि रिकॉग्निशन टाइप नहीं मिल पाई। अब हमसे क्वेश्चन नंबर लास्ट हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, मॉडल जो हमारी सीरीज है 8 उसके, कि नॉर्मल pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, इसका ऑप्शन आएगा 7.4, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो होती है ना बेटा स्लाइटली एल्कलाइन होती है।
ठीक है। अब ये जो ह्यूमन बॉडी है ये है स्लाइटली एल्कलाइन, तो जो नॉर्मल पीएच जो है वो रेंज करता है, बहुत ही नैरो होता है, टिपिकली बिटवीन 7.35 से हम कह सकते हैं 7.45। तो अब इसको मेंटेन करने के लिए एक हमको क्या है कि जो पीएच होता है वो क्रिटिकल होता है प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए। तो ये जो है ह्यूमन बॉडी जो है 7.4 काइंड ऑफ जो है पीएच या इसके बीच में जो है वो रखती है। अब बेटा 6.4 जो है वो तो बहुत एसिडिक हो जाएगा, ये तो फिर पीएच जो है ब्लड पीएच जो है वो इतना अगर लो हो जाएगा तो फिर काफ़ी फैटल हो जाएगा वो बॉडी के लिए। 7 की बात करूँ तो बेटा ये न्यूट्रल है, प्योर वाटर की तरह, ये भी काम नहीं आएगा। और 8.5 की भी 8.4 की भी बात करूँ तो ये कुछ ज़्यादा ही एल्कलाइन हो जाएगा, टू एल्कलाइन। और ये जो है बॉडी जो है इस पीएच पे तो सरवाइव कर ही नहीं सकती है। तो बेटा जो हमारा ऑप्शन थर्ड है 7.4 दैट विल बी करेक्ट। सो हम लोगों ने बेटा आज सॉल्व किया है मॉडल पेपर 8। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप लोग जो है हमारे चैनल नर्सिंग गुरुकुल को फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और जो भी बच्चे जो हैं यूपी के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग से रिलेटेड या फिर पैरामेडिकल से रिलेटेड, तो आप जो है ये वीडियो जो है उन्हें शेयर कर सकते हैं। और आप अगर अपनी तैयारी और अच्छी बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे ऐप नर्सिंग गुरुकुल को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर 9। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।